Chapter 4 Maps. You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं. However, globes has limitations as well. ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है. But when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है. In such a situation we use maps. ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale. मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है. But it is impossible to flatten a round shape completely. लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है. We find that our maps are useful to us for various purposes. We find that maps are useful to us for various purposes. मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक हैं. One map shows a small area and a few facts. कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है. Another map may contain as many facts as a big book. दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं. When many maps are put together, we get an atlas. जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है. Maps provide more information than a globe. मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है. They are of different types. Some of them are described below. मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है. Let's do. आओ कुछ करके सीखें. Take an old rubber ball and draw whatever you like all over it. एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं. You may also mark North Pole and South Pole on it. आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं. Now cut this ball with a knife and try to flatten it. अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें. Notice how the drawings are distorted. देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है. Physical maps, भौतिक मानचित्र. Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है. Political maps, राजनीतिक मानचित्र. Maps showing cities, towns, villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है. Thematic maps, थीमेटिक मानचित्र. Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. are known as thematic maps. कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि.
इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of maps: distance, direction and symbol. इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के तीन घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। डिस्टेंस, दूरी। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। और we can say maps are drawn to reduced scales. या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on grounds. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। Therefore, a scale is chosen for this purpose. इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on map, it means 1 cm on the map will show 5 km on the ground. The scale of your drawing will be 1 cm is equal to 5 km. उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 cm on the map shows 500 km of the ground. It is called a small scale map. जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale that is 5 cm on the map. Shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। लेट्स डू, आओ कुछ करके सीखें। लुक एट द फिगर 4.1। देयर इज अ स्केल। चित्र 4.1 को देखिए, वहां एक पैमाना बना है। तो ये हमारा फिगर है 4.1। तो इसको मैं साइड में लगा देता हूं। It may be used for measuring distance between places.
इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज 5 सेंटीमीटर। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस इज 50 मीटर्स। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द PO A टू करीम्स हाउस E इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है अब एक पोस्ट ऑफिस A एवं करीम के घर E के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। It means 120 meters on the ground, but you cannot fly like a bird directly from E to A. इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे E से A पर नहीं जा सकते। You will have to walk on the road. आपको सड़क पर चलना होगा। Let us measure the total walking distance from E to C, then C to M, M to B and B to A. Add all these distances. This will be the total walking distance from Kareem's house to the post office. अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी E से C, उसके बाद C से M, M से B तथा B से A को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। डायरेक्शन, दिशा। Most map contains an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर N लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। When you know the north, you can find out other directions, for example east, west and south. जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। There are 4 major directions: north, south, east and west. Figure 4.2a. ये रहा हमारा फिगर 4.2a। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। They are called cardinal points. वे प्रधान दिंग बिंदु कहे जाते हैं, यानी कि cardinal points. Other 4 intermediate directions are northeast NE, southeast SE, southwest SW and northwest NW. बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व NE, दक्षिण पूर्व SE, दक्षिण पश्चिम SW, उत्तर पश्चिम NW. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। Find out the following directions from the figure 4.1a. The direction of community center, the playground from Vikas house, the direction of school from shops. चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। We can find out the direction of a place with the help of a compass. हम कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always point towards north-south direction. Figure 4.2b. ये रहा हमारा फिगर 4.2b कंपास। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। Symbols, प्रतीक। It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space.
इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3. ये रहा हमारा फिगर 4.3 कन्वेंशनल सिंबल्स। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ ऋण प्रतीक यानी कि कन्वेंशनल सिंबल्स चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, रेलवे लाइन, ब्रिजेस, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन, रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास, इन सब के सिंबल्स आगे दे रखे। Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau, and green is used for plains. विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। स्केच, रेखा चित्र। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। Plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका यानी कि प्लान कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। लेट्स डू, आओ कुछ करके सीखें। विजिट वेब पोर्टल स्कूल भुवन NCERT and draw online neighborhood map on satellite imaginaries.
स्कूल भवन एनसीईआरटी वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट। चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाएं। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग? What kind of road passes by the side of village डुमरी? नदी किस दिशा में बह रही है? डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है? On what type of railway line is सुंदरपुर situated? किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? On which side of the railway bridge is the police station situated? रेलवे पुल की किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है? On which side of the railway line do the following lie? निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है? छतरी, चर्च यानी गिरजाघर, पॉन्ड तालाब, मॉस्क मस्जिद, रिवर नदी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान। एक्सरसाइज अभ्यास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप? मानचित्र के 3 घटक यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? प्रधान दिग बिंदु यानी कि कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ अ मैप? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? हाउ आर मैप्स मोर पावरफुल देन अ ग्लोब? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। मानचित्र एवं प्लान खाका के बीच अंतर बताइए। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन? कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? हाउ डू सिंबल हेल्प्स इन रीडिंग मैप्स? प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? टेक द करेक्ट आंसर्स। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स आर। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। द ब्लू कलर यूज फॉर शोइंग। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? वाटर बॉडीज। अ कंपास इज यूज्ड। कंपास का उपयोग किया जाता है टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। अ स्केल इज नेसेसरी। पैमाना आवश्यक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 मैप्स बुक द अर्थ आवर हैबिटेट से कंप्लीट हो गया हमारा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।